आज के समय के लगभग सभी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि प्रकृति में मौजूद सभी पेड़ पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर यूँ कहे कि 17 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे हवा से ही ग्रहण कर लेते हैं, यानी हवा से ही ये तीनों न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेते हैं। बाकी बचे हुए 14 तत्वों को पौधा पानी की सहायता से ग्रहण करता है, जो कि पानी में घुलनशील खाद होते हैं। अगर वो पानी में घुलनशील खाद नहीं है, यानी कि वो पानी के साथ नहीं घुलते हैं, तो उन्हें खादों की श्रेणी में ही नहीं माना जाता है। और जो घुलनशील खाद होते हैं, हालांकि इनकी घुलने की अवस्था अलग अलग हो सकती है, या फिर समय कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर ये घुलनशील होंगे तभी पौधा इन्हें ग्रहण कर पाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही खाद देने के अलग अलग तरीकों को विकसित किया गया है, और इन्हीं तरीकों के आधार पर आधुनिक रासायनिक खादों को विकसित किया गया है, जिसकी मदद से ये खाद पौधों में अलग अलग ज़रूरतों व अलग अलग समय पर अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सके। और यही वजह है कि आपको खादों के अलग अलग प्रकार देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पाउडर रूप में, दानेदार रूप में और तरल रूप में। तो किसानों को सभी प्रकार के खादों की वैज्ञानिक जानकारी नहीं पता होने के कारण कुछ लोग इनका फ़ायदा भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाते हैं। कुछ का ये कहना होता है कि फॉस्फोरिक एसिड को खाद के साथ मिलाने से ये पौधों को जल्दी उपलब्ध हो जाता है। तो किसी का ये मानना होता है कि रासायनिक खादों को गोबर खाद के साथ मिलाने से वे जैविक खाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो रासायनिक खादों में पोषक तत्वों की मात्रा आती है, उसके अलावा जो उनमें बचता है वो चूल्हे में जलाकर रोटियां बनाने के काम आता है। जैसे कि यूरिया में 46% यूरिया आता है, बाकी जो 54% है वो चूल्हे में जलाकर रोटियां बनाने के काम आता है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इनके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, किन खादों का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए, कौन से खादों का उपयोग हमें ड्रिप में करना चाहिए, यानी ड्रिप से देना चाहिए, और क्या हम इन सब खादों का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर, और आज के इस वीडियो में तो राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, वीडियो देखते समय यदि आपको लगे कि हमसे कोई जानकारी मिस हो गई हो, या आप अपने अनुभव के हिसाब से हमें कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, या वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही उन सभी किसान भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी, जितनी सही और सटीक जानकारी, जितने कम खर्चे में बढ़िया उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं, ऐसी जानकारी हम आपको रोजाना हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो दोस्तों, खादों की तीव्रता को रोकने के लिए, खादों की वजह से मिट्टी में होने वाले बदलावों को रोकने के लिए, उनके पीएच मान को रोकने के लिए उनमें चूना पत्थर, मिट्टी और बालू मिलाई जाती है। अगर डीएपी के दानों में 100% यानी 100% तक तत्व मिला दिए जाएंगे, तो इसके उपयोग करने से जो फसल है वो भी जलकर नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक बात आप समझिए कि अगर सरकार ने किसी भी खाद को बनाने के लिए चूना पत्थर, मिट्टी और बालू मिलाने की अनुमति दे रखी है, तो ऐसी कौन सी बेवकूफ़ कंपनी होगी जो इनमें कचरा मिलाकर अपनी कंपनी को बंद करना चाहेगी। इसके अलावा सरकार हर जिले, हर राज्य में लगातार इन खादों की जांच करवाती रहती है। तो आप इन बेफिजूल की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगला भ्रम है भट्टी खाद। हालांकि ये कोई नया तरीका नहीं है। इसमें जैविक कल्चरल और ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए गोबर की खाद के साथ मिलाकर इसे ढक कर रख दिया जाता है, क्योंकि किसी भी फफूंद, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए गोबर की खाद सबसे बढ़िया है उनके सरवाइव करने के लिए। अब ये जो महान कलाकार व्यक्ति होते हैं, ये क्या, इनका लॉजिक क्या होता है इसके पीछे, यानी फास्फोरस को गोबर खाद के साथ मिक्स करके ढक कर रखने का। इनका ये मानना होता है कि जो गोबर की खाद है, जिसमें बैक्टीरिया है, फफूंद है, सूक्ष्म जीवाणु है, वो फास्फोरस, अघुलनशील फास्फोरस को तोड़कर घुलनशील बना देंगे, उसे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और ना ही ऐसा करने से वो खाद जैविक की श्रेणी में आते हैं। इसका कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि
मिट्टी में फास्फोरस कैसे उपलब्ध होता है और साथ ही जो पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उनमें से फास्फोरस की कमी सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो कि ये मिट्टी में ज़्यादा चल नहीं पाता है, यानी चलायमान नहीं है ये मिट्टी में, और कई रिसर्च में भी यह माना गया है कि फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर तक मिट्टी में चल सकता है। यानी कि अगर पौधे को फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे खुद चलकर फास्फोरस के पास आना पड़ेगा। जहाँ पर आप इसे ज़मीन में डालते हैं वहाँ से ये लगभग 1 सेंटीमीटर तक ही फैल पाता है। इसके साथ ही अगर आप इसे ज़मीन में मिट्टी के माध्यम से पौधे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो ये पौधे को 20% तक ही प्राप्त हो पाता है, और इसकी बजाय आप अगर ड्रिप से इसे देने की कोशिश करते हैं या देते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 45% तक ही पौधे को प्राप्त हो पाता है। और दूसरा कारण ये है कि ये हवा, पानी और मिट्टी में रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से ये पौधे को बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। ये घुलनशील तत्वों में ये शामिल हो जाता है। और अगर हम मिट्टी में ज़्यादा फास्फोरस देते हैं तो इससे मिट्टी में आयरन और जिंक की कमी हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस इनसे भी रिएक्ट करके फेरिस फास्फेट और जिंक फास्फेट बना लेता है। और इसके साथ यह बात भी उतनी ही सही है कि अगर एक बार आपने खेत में फास्फोरस डाल दिया है तो वो मिट्टी के साथ बहकर ही निकल सकता है खेत से बाहर, वरना वो हमेशा आपके खेत में ही मौजूद रहेगा। पौधे की आवश्यकता के हिसाब से फास्फोरस मिट्टी में 3 मुख्य रूपों में मौजूद रहता है। पहला अघुलनशील फास्फोरस, जो कि पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा है बदलता हुआ रूप, यानी कि जो बदलता हुआ रूप होता है फास्फोरस का वह। और तीसरा होता है उपलब्ध रूप, जो कि पौधे को उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर हम आपको एक कुदरत का खेल भी बता देते हैं। कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा है जीवाणुओं और पौधे के बीच कि जब तक पौधा उन्हें उन जीवाणुओं को संकेत नहीं देता है तब तक जो वो जीवाणु एक घुलनशील फास्फोरस को एक सीमित मात्रा तक ही घुलनशील बना पाते हैं। जब पौधा उन्हें संकेत करता है तब ही वो पूरी तरह से उस एक घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बना पाता है। लेकिन यह बात 99% किसान नहीं जानते, इसलिए हम बार बार डीएपी की मात्रा बढ़ाते रहते हैं ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, जिसकी वजह से पौधे को फास्फोरस तुरंत प्राप्त हो जाता है और वो उन जीवाणुओं को संकेत नहीं दे पाते हैं उन्हें फास्फोरस प्राप्त कराने के लिए, जिसके कारण इन ना घुलने वाले फास्फोरस की मात्रा बढ़ती रहती है हमारी मिट्टी के अंदर, और जिसकी वजह से मिट्टी लवणीय हो जाती है। इसलिए डीएपी को इस प्रकार बनाया गया है कि कुछ मात्रा तो इसकी पौधे को तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे फास्फोरस की तुरंत मात्रा पूर्ति हो जाए, और कुछ हिस्से को प्राप्त करने के लिए पौधे को जीवाणुओं को संकेत करना पड़े और फिर वो जीवाणु उसे तोड़कर पौधे तक पहुंचा सके, ताकि जिसकी वजह से कुदरत का नियम भी बना रहे और पौधा फास्फोरस के लिए थोड़ा संघर्ष भी करे। और यही वजह है कि विश्व भर में फास्फोरस की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा डीएपी का उपयोग किया जाता है। अब यह कुदरत का संबंध गोबर के साथ मिलाकर इसे रखने से स्थापित नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 100-150 किलो गोबर खाद या जैविक खाद में फास्फोरस को मिलाकर रखेंगे तो जो जैविक खाद में जीवाणु होते हैं, और इसके साथ ही जैविक खाद में 50% नमी होती ही है, ऊपर से आप उसे मिलाकर रखोगे तो ऊपर से उसमें पानी भी डालोगे तो इससे होगा ये कि उसमें से भारी मात्रा में अमोनियम गैस निकलेगी, जो कि जैविक खाद में मौजूद सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देगी रासायनिक खाद के संपर्क में रहने से। एक सवाल और जो आपके मन में चलता है कि डीएपी का घोल बनाकर स्प्रे या ज़मीन में दिया जा सकता है फसल में बाद में, तो देखिए जो डीएपी में घुलनशील जो हिस्सा होता है डीएपी का फास्फोरस का, वो लगभग 40% के आसपास होता है। तो अगर आप उसे ज़मीन में दोगे या घोल बनाकर स्प्रे करोगे तो जो फसल को वो तुरंत मात्रा में जो घुलता है वो 40% हिस्सा ही प्राप्त हो पाता है, यानी कि 46 का 40% यानी 18% हिस्सा ही उसे पौधे को तुरंत प्राप्त होता है, बाकी का धीरे धीरे उसे मिलता रहता है। इसलिए कहा भी जाता है कि पौधे को जितनी डीएपी या फास्फोरस की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा शुरू में खेत तैयार करते समय ही हमें डाल देनी चाहिए। और ये जो भ्रम है किसानों के मन में कि डीएपी को घोल से देने पर भी उसकी पूर्ति की जा सकती है, तो बहुत ही कम मात्रा में पौधे को वो प्राप्त हो पाता है। चाहे आप उसका घोल बनाकर स्प्रे ही क्यों ना करें, बहुत ही कम मात्रा में बिल्कुल ना के बराबर उसे प्राप्त होता है। तो ये भ्रम भी किसानों के मन में रहता है, जो आपको आज के इस वीडियो द्वारा आपके सामने है।
हाँ, अगर आप बाद में फास्फोरस का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो आप एनपीके वाली जो फॉर्म आती है उसका उपयोग करें। उसका उपयोग इसलिए करें क्योंकि किसान भाइयों, जो एनपीके वाली फॉर्म आती है वो 100% वाटर सोल्यूबल आती है, यानी पानी में घुलनशील आती है। स्प्रे के माध्यम से ही आप ज़मीन में ग्रोथ की बढ़ती अवस्था में आप कभी भी उनका प्रयोग कर सकते हैं डीएपी की पूर्ति के लिए। इसके अलावा एक और बात जिसको लेकर किसान भ्रमित रहते हैं कि किस तत्व को खेत तैयार करते समय मिट्टी से दिया जाए और किस तत्व को फसल के बढ़ते हुए क्रम में स्प्रे के माध्यम से दिया जाए। अब इसके लिए, इसे समझने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। एक तो कि उस पौधे को या उस फसल को उस तत्व की कितनी आवश्यकता है, और दूसरा कि वो तत्व जो आप देना चाहते हैं वो ज़मीन में कितना चल पाता है, और तीसरा वो तत्व पौधे में कितना चल पाता है अगर आप उसे देते हैं तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़रूरी बात है ये। देखिए, जिसकी आवश्यकता पौधे को सबसे ज़्यादा पड़ती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जो कि प्राइमरी और मुख्य पोषक तत्वों में भी आते हैं, तो इनकी जो पूर्ति है आपको खेत तैयार करते समय ही अपने खेत में कर देनी चाहिए, क्योंकि पत्तियों में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता सीमित मात्रा तक होती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो इसमें सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है, जिनकी मात्रा मुख्य पोषक तत्वों से थोड़ी कम मात्रा में पड़ती है। इनकी पूर्ति आप बाद में भी कर सकते हैं, यानी फसल की बढ़वार के समय भी आप इनकी पूर्ति कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से भी आप इनकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप साल में एक बार अपने खेत में इनका प्रयोग कर लेते हैं तो भी आपके खेत में इनकी पूर्ति हो जाती है पूरे साल भर के लिए। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आप स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। ज़मीन में देने की इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पौधे को इनकी आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप जैविक खाद अपने खेत में डालते हैं तो आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जैविक खादों में ही आती है। इसके बाद चलिए अब हम दूसरा पहलू समझ लेते हैं कि मिट्टी में कौन से तत्व सबसे ज़्यादा चलायमान है और कौन से तत्व कम चलायमान है। तो देखिए, नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन, सल्फेट रूप में सल्फर और बोरोन, ये 3 सबसे ज़्यादा चलायमान है मिट्टी के अंदर तत्वों में। जो सबसे ज़्यादा चलने वाले जो तत्व है, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होने की क्षमता रखते हैं, वो यही तीनों तत्व है। और मध्यम चलायमान तत्व है अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मोलिब्डेनम। और जो बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं चल सकते, बिल्कुल ना के बराबर, वो है फास्फोरस, कॉपर, आयरन, जिंक और मैग्नीज। लेकिन दोस्तों, इन सब का चिलेटेड फॉर्म मिट्टी में चल सकता है। तो इसलिए जो भी कृषि वैज्ञानिक है या कृषि विश्वविद्यालय या जो भी कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं, वो सब यही बताते हैं कि इनकी पूर्ति के लिए आप इनके चिलेटेड फॉर्म का स्प्रे के माध्यम से उपयोग कीजिए, जिससे इनकी पूर्ति हो सके। अब बात कर लेते हैं तीसरे पहलू के बारे में कि इन सब तत्वों की पौधे में चलने की क्षमता कितनी है। भले ही एक पत्ती के अंदर सभी 17 तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन वो सभी 17 तत्व अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके चलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, इन तीनों की पौधों के अंदर चलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से ये सबसे तेज़ी से पौधे के दूसरों हिस्सों में पहुंच सकते हैं। इनकी कमी का लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में देखने को मिलता है, फिर नई पत्तियों में। इसके बाद ऐसे तत्व जो पौधों में कम चलायमान है, यानी कि धीरे चलते हैं पौधों में, वो है सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक। ये पौधों में थोड़े कम चलायमान हैं और इनकी कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक पुरानी हो जाती है। इसके बाद कैल्शियम बिल्कुल भी पौधों में चलायमान नहीं है, जिसकी कमी का लक्षण हमें नई पत्तियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैल्शियम पौधों में बिल्कुल ना के बराबर चलायमान है, यानी कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों, हमारे देश में जो पहले रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता था, अगर आज भी उसी प्रकार अगर रासायनिक खादों का उपयोग हम करते रहते
तो मन मुताबिक पैदावार हम अपनी फसलों से ले सकते थे। लेकिन देखा देखी के कारण हमने पूरा जो रासायनिक खादों का जो शेड्यूल था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मन मुताबिक हम खाद डालते हैं और फिर भी हम उतनी बढ़िया पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, वो दिन दूर नहीं है जब हमें दोबारा से जैविक की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि जैविक खादों में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। रासायनिक खादों का उपयोग भी ज़रूरी है, लेकिन एक सीमित मात्रा तक। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो गया है, जैविक खादों का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर होता है और रासायनिक खादों का प्रयोग भरपूर रूप से किया जाता है। इसके लिए हम आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपके इधर कौन से खाद का कौन सा भ्रम होता है या कौन सी परेशानी ज़्यादा आती है, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग वहाँ के तरीके होते हैं खेती करने के। इसके अलावा हम दोबारा बता देते हैं कि अगर आप अपने अनुभव के हिसाब से हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट में आइए और हमें बताइए। और अगर वीडियो में कोई जानकारी छूट जाती है वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, और कोई सवाल है वो भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की खर्चा खाने वाली खेती से छुटकारा दिलाने की गारंटी हमारी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी गारंटी हमारी है आपको सही जानकारी देने की। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।